नमस्कार दोस्तों, विधिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं एलएलबी फाइनल ईयर का जो 8th पेपर है, 8वां पेपर, उस पेपर का एक टॉपिक है अपने मॉर्गेज, बंधक। तो बंधक पर आज बात करने वाले हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है बंधक से संबंधित, वो कुछ इस प्रकार है। साधारण बंधक विलेख का प्रारूप तैयार कीजिए। यानी जो साधारण बंधक विलेख है उसका प्रारूप तैयार करना है। ये क्वेश्चन अपने बार बार देखने को मिलता है, हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि साधारण बंधक विलेख, इसका अपने को प्रारूप तैयार करना है। किस प्रकार से कोई भी प्रॉपर्टी अगर बंधक पर दी जाती है या ली जाती है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, कोई आवेदन होता है, वो आवेदन किस प्रकार से फिल करना होता है या क्या क्या उसमें लिखना होता है, जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जो बंधक करता होता है और जो बंधकी होता है, उन दोनों के बीच एक प्रकार से ये एक एग्रीमेंट होता है। एक प्लेन पेज पे कुछ लिखा जाता है, उसके अंदर ये बातें लिखी जाती है कि एक बंधककर्ता द्वारा कोई भी संपत्ति अपनी वो प्रतिभूति स्वरूप किसी बंधकी के पास रखता है, और जो बंधकी होता है वो क्या करता है, उसके बदले में उसको धन संपत्ति देता है। तो इस प्रकार क्या है, इसका प्रारूप अपने को देखना है। तो प्रारूप देखने से पहले एक बार थोड़ा बंधक के बारे में जान लेते हैं। बंधक क्या होता है? देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो लगभग इसके 5 तरीके हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के। जैसे पहला है विक्रय, विक्रय द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर दूसरा है दान, तीसरा विनिमय, चौथा पट्टा और 5वां बंधक। तो ये कुछ प्रकार हैं जिनके द्वारा प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसमें बंधक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक बंधक करता, जो जिसको मान लो पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है, अपना कुछ संपत्ति ऐसे या कोई भूमि का टुकड़ा, दुकान या फिर कोई भी ऐसी जगह वो क्या करता है, किसी बंधकी के पास उसको गिरवी स्वरूप रख देता है, प्रतिभूति स्वरूप। और बंधकी वो होता है जो उसकी वस्तु रखता है और रखने के बदले में उसको धन देता है। तो बंधकी क्या करता है, उस भूमि के टुकड़े या फिर जो उसने गिरवी रखा है उसके बदले में। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं साधारण बंधक विलेख का। आज का अपना क्वेश्चन है साधारण बंधक विलेख का प्रारूप तैयार कीजिए। देखिए, वैसे तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक है जो एलएलबी सेकंड ईयर में आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसके अंदर। लेकिन इसमें क्या है, साधारण बंधक विलेख जो प्रारूप हैं इनके, वो एलएलबी फाइनल ईयर में भी ये जो प्लानिंग और ड्राफ्टिंग वाला सब्जेक्ट है अपना, 8th सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये आता है। तो इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साधारण बंधक विलेख, साधारण बंधक विलेख एक दस्तावेज है, एक प्रकार से क्या है, एक दस्तावेज है जो लिखित में होता है, जिसके माध्यम से बंधकदार ऋण देने के उद्देश्य से बंधककर्ता की किसी अचल संपत्ति के बदले कुछ धनराशि स्थानांतरित करता है। देखिए, इसमें ये ज़रूरी है कि जो बंधकदार है वो ऋण देने के उद्देश्य से, यानी बंधकदार को ऋण देना है किसी को, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में उससे कुछ प्रतिभूति स्वरूप कुछ चीज़ें अपने पास रखेगा। और वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए, अचल संपत्ति होनी चाहिए, ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकती। यानी कोई भूमि का टुकड़ा हो या कोई मकान हो या फिर किसी प्रकार का गोडाउन मान लो या कोई खाली प्लॉट हो, इस प्रकार से कोई भी ऐसी अचल संपत्ति जो क्या है वो अपने पास रखेगा और उसके बदले में वो उसको राशि स्थानांतरित करेगा। तो ये हो गया साधारण बंधक विलेख। ये क्या है, सफ़ेद पेज के ऊपर लिखा जाता है और दोनों के एग्रीमेंट इसके अंदर होते हैं, दोनों के हस्ताक्षर एंडिंग में होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, साधारण बंधक विलेख हो जाएगा।
चलिए इसमें आगे देखते हैं साधारण बंधक क्या होता है। साधारण बंधक देखिए एक बार, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति ऋणदाता को देता है। दोनों पक्ष लेन देन के समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी जिस व्यक्ति को पैसे चाहिए वो अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति के पास रखता है और उसके बदले में वो क्या करता है, उससे पैसे उधार लेता है, और दोनों जो पक्ष है वो लेन देन करने के बाद उस पेज के ऊपर दोनों हस्ताक्षर करते हैं। एक साधारण बंधक व्यवस्था में उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल होने की स्थिति में ऋणदाता को संपत्ति बेचने का अधिकार देता है। अब ये भी है जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा किसी ने ऋणदाता के पास रख दिया, अब वो इस चीज़ का एग्रीमेंट करता है कि अगर मैंने सही समय पर आपके पैसे नहीं लौटाए तो आप इस संपत्ति को बेच करके अपनी क्षतिपूर्ति कर सकते हो। तो इस प्रकार का वो क्या है, पहले ही उसको अधिकार दे देता है। अब देखिए एक सिंपल पेज के ऊपर लिखा जाएगा साधारण बंधक विलेख का प्रारूप। अब इसके अंदर क्या है, एक दो व्यक्ति होते हैं, एक बंधक करता होता है, एक बंधकी होता है। बंधक करता वो होता है जो अपनी भूमि देता है, और बंधकी वो होता है जो भूमि लेके उसके बदले में उसको धन देता है। तो उन दोनों का पहला जो पैराग्राफ है, उन दोनों का इंट्रोडक्शन इसी पहले पैराग्राफ में देना है। तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा, यह बंधक विलेख आज दिनांक, जो भी दिनांक है, जैसे मान लो आज हम इसको पढ़ रहे हैं तो 21 मार्च 2024 को कै पुत्र खै, कै में उस व्यक्ति का नाम होगा और खै की जगह क्या है, उस व्यक्ति के पिताजी का नाम, ठीक है। तो कै पुत्र खै, आयु उसकी जितनी भी आयु है, जैसे 30 वर्ष है तो 30 वर्ष, निवासी जोधपुर, जिसे आगे बंधककर्ता कहा गया है। यानी इस पूरे प्रारूप में आगे जिसको बंधककर्ता कहा गया है उसके बारे में ये डिटेल है, और जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है, और वो क्या है, इस विलेख का प्रथम पक्षकार होगा, तथा एक्स पुत्र जड, यानी यहाँ पर जो बंधकी है उसका नाम और बंधकी के पिताजी का नाम, उसकी उम्र लिखनी है, वर्ष, निवासी जोधपुर, जिसे आगे बंधकी कहा गया है, और जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है। यानी इसके अंदर दो पक्षकार हैं, पहला पक्षकार होगा बंधककर्ता, दूसरा होगा बंधकी। चलिए देखते हैं इसमें आगे। अब देखिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, और जो पॉइंट होते हैं वो इसी बंधक विलेख से संबंधित होते हैं। इसमें अन्यथा कोई चीज़ें ऐसी नहीं आती, इसमें सिर्फ वही आएगा उन दोनों के बीच में, बंधककर्ता और बंधकी, उन दोनों के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है, उसके बदले कितने धन की प्रतिभूति हुई है, कितने समय के लिए हुआ है, कब दिया है, किस नाम से दिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाती है, और एंडिंग में क्या है, इन दोनों के हस्ताक्षर और नाम लिखे जाएंगे। अब देखिए इसमें पहला यह कि यह कि बंधककर्ता का जोधपुर में अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य का एक मकान है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। यानी जो व्यक्ति यह मकान है वो मकान बंधकी को कुछ टाइम के लिए दे रहा है और उसके बदले उससे पैसे ले रहा है। तो उसने इसमें यह लिखा है कि यह कि बंधककर्ता का जोधपुर में अपने स्वत्व यानी अपने स्वामित्व का खुद का एक मकान है, और वह उसका विस्तृत वर्णन है वो क्या है, इसमें सूची उसके साथ संलग्न की जाती है। उसके अंदर लिखा होता है कि वो कितने रुपए का मकान है, किस जगह पे है, कितने गज का है, इस प्रकार से सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। दूसरा इसमें है यह कि बंधककर्ता को अपनी पुत्री के विवाह तथा व्यापार व्यवसाय के लिए रुपयों की आवश्यकता है, अतः उसने अपना उक्त मकान बंधकी के पास बंधक रखकर धनराशि प्राप्त करने का निश्चय किया है। अब देखिए जो बंधक करता है उसको पैसों की आवश्यकता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, अपना मकान है कोई, जैसे उसकी पुत्री का विवाह है तो उसमें खर्चा होगा उसका, प्लस में उसका कुछ उसको व्यापार व्यवसाय करना है तो उसके लिए उसको खर्चा चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके पास एक ऐसा मकान भूमि पड़ी है, वो क्या करता है उसको बंधकी को दे देता है कुछ समय के लिए, और उसके बदले उसने धनराशि प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। बंधकी उक्त मकान को बंधक रखकर धनराशि देने को तैयार है। अब ये ज़रूरी है कि सामने वाला जो बंधकी होता है वो धनराशि देने के लिए तैयार है या नहीं, यानी वो तैयार है, इसका मतलब दोनों के बीच एग्रीमेंट हो सकता है। आगे देखिए इसमें, अतएव यह विलेख साक्षांकित करता है कि, यानी इसके अंदर
ये बातें साफ साफ लिखी हुई होंगी जो सामने हैं। जैसे इसमें पहला है, यह कि बंधककर्ता ने बंधकी से 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर अपना उक्त मकान उसके पास बंधक रख दिया। यानी ये बातें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं, तो कल को अगर कोई भी उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता, रंजिश हो जाती, तो ये जो प्रारूप है ये प्रारूप बता देगा कि मतलब इतने पैसे उसको दिए हैं और ये चीज़ें उसके पास बंधकी के पास रखी हुई हैं। तो ये चीज़ें सेफ होती है, इसलिए ये प्रारूप बनाना ज़रूरी भी है। तो उसने क्या किया कि बंधककर्ता ने 2 लाख रुपए लिए बंधकी से और उसके बदले उसका एक मकान था वो उसने उसके पास बंधक रख दिया। सेकंड है इसमें यह कि उक्त मकान बंधकी के पास बंधक धन की प्रतिभूति स्वरूप बंधक रखा गया है। अब उसमें क्या लिखा है कि ये जो मकान है वो बंधक धन की प्रतिभूति, बंधक धन के बदले में उसके पास बंधक रखा गया है। तीसरा है यह कि उक्त बंधक पर 12% सालाना ब्याज की दर से देय होगा। यह धनराशि ब्याज सहित जब भी बंधकी मांग करेगा उसे अदा कर दी जाएगी। अब देखिए इसमें ये ज़रूरी नहीं है कोई निश्चित ब्याज दर हो, वो उन दोनों के बीच की समझ है कि वो कितने ब्याज दर पे अपना पैसा दे रहा है। तो उसने क्या है, एक निर्धारित मूल्य कर लिया कि 12% सालाना ब्याज दर देना होगा। अगर मुझसे पैसे लेने हैं और आपकी ये जो संपत्ति है वो मेरे पास रखी जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँगा 12% सालाना ब्याज लूँगा। अब वो ब्याज सहित वो जो मूलधन है वो भी आपको अदा करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब बंधकी उसकी मांग करेगा, यानी उसका समय आएगा, जितने भी समय के लिए उसने लिए हैं वो समय पूरा होने के बाद वो अगर अपने पैसों की मांग करता है तो ब्याज सहित उसको पैसे अदा करने पड़ेंगे। इसमें अगला पॉइंट है यह है कि बंधककर्ता द्वारा समय समय पर संदाय की जाने वाली राशि को पहले ब्याज पेटे जमा किया जाएगा और शेष राशि को मूल बंधक धन पेटे जमा किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि पहले क्या है, जो भी वो बीच बीच में पैसे देता है तो जो उसका ब्याज बनता है, जो मूल राशि का ब्याज है, पहले तो वो ब्याज ही कटता जाएगा, लेकिन अगर ब्याज पूरा हो जाता है तो उसकी मूल राशि से कट लिया जाएगा, उसमें जमा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये है। अगला है यह कि बंधककर्ता द्वारा बंधक धन का संदाय करने में असफल रहने पर बंधकी को बंधक संपत्ति का विक्रय कर अपने बंधक धन को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब जैसे मान लो उसने 2 साल के लिए 2 लाख रुपए ले लिए, अब एक मकान गिरवी रख दिया, 2 साल बाद उसके पास पैसे नहीं बने, लेकिन बंधकी है, उसका तो निश्चित टाइम था, उसको पैसे चाहिए। अगर वो पैसे नहीं देता तो बंधकी क्या करेगा, उसका जो मकान है जो उसने उसके पास बंधक रखा था उस मकान को बेच के या उसका अंतरण करके अपने पैसों की भरपाई कर सकता है। और यदि विक्रय राशि से सम्मत बंधक धन चुकता न होने पाए तो बंधकी को बंधककर्ता की अन्य संपत्ति से भी धन वसूल करने का अधिकार होगा। अब जैसे मान लो वो मकान छोटा है और वो 2 लाख रुपए में नहीं बिकता है, मान के चलो कि वो 1.5 लाख रुपए में बिक गया, तो 50,000 उसके बाकी रह गए प्लस में ब्याज भी। तो वो क्या करेगा, उसको बेच के प्लस में जो बंधक करता है उसकी और संपत्ति लेने का भी उसको अधिकार है, क्योंकि उसको जो उसके पैसे दिए थे प्लस में ब्याज उसको उसकी पूर्ति करनी होगी कैसे भी। इसमें अगला है यह कि बंधक अस्तित्व में रहते हुए बंधककर्ता द्वारा बंधक संपत्ति मकान का अन्य संक्रामक नहीं किया जाएगा। अब जैसे बंधककर्ता ने अपने मकान को बंधक पे रख दिया, अब वो मकान बंधक पे रखने के बाद उसका वहाँ जब तक वो पैसे नहीं देता उसका उस पर अधिकार नहीं रहता, तो वो किसी अन्य को नहीं दे सकता या उसके अंदर कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये बातें भी हैं। अगला है यह कि बंधककर्ता द्वारा संपूर्ण बंधक धन एवं ब्याज का भुगतान कर दिए जाने पर बंधकी उसे प्राप्ति की रसीद देते हुए बंधक मोचन का अभिलेख निष्पादित कर सकेगा। अब जो समय था उस समय पर अगर बंधककर्ता ने उसके पैसे दे दिए तो बंधकी का काम क्या होगा कि वो उसकी एक रसीद बना के और उसको बंधक विमोचन यानी उसको पूर्ण रूप से ये लिख के दे देगा कि इसमें अब मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे पैसे मुझे मिल चुके हैं। अब उसका स्वत्व हो जाएगा बंधककर्ता का वापस उसी संपत्ति पर। 8वां है यह कि बंधक के दौरान बंधक संपत्ति के सभी प्रकारों के करों, शुल्कों आदि का भुगतान बंधककर्ता द्वारा किया जाएगा। अब ये है कि जो मकान उसने बंधक पे रखा है उसके ऊपर अगर कोई
टैक्स लगता है या कोई ईएमआई वगैरह कुछ भी आती है उसकी, तो वो क्या है बंधककर्ता द्वारा ही उसका भुगतान किया जाएगा। ये नहीं है कि जैसे 2 लाख रुपए ले लिए उसने और बंधकी के पास वो रख दिया और उस मकान की ईएमआई आती है, कोई टैक्स आता है तो वो बंधकी नहीं भरेगा, वो उसको ही भरने पड़ेंगे। अगला यह है कि बंधक के दौरान बंधककर्ता द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे संपत्ति का मूल्य कम हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए। यानी जो बंधक पे मकान दिया है उसके अंदर बंधककर्ता ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें क्या है वो क्षतिग्रस्त हो जाए मकान या फिर उसकी मूल्य क्या है कम हो जाए, तो इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगा। यानी उस मकान के ऊपर वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखिए, उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने निम्नांकित साक्षियों के समक्ष स्वेच्छा व स्वतंत्र सहमति से इस बंधक विलेख पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। एंडिंग में क्या लिखना होता है कि जो भी साक्ष्य स्वरूप जो भी साक्षी वहाँ पे उपस्थित थे उनके सामने क्या है उन दोनों ने बंधक विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों के क्या है लेफ्ट साइड में दोनों के नाम आएंगे और राइट साइड में दोनों के हस्ताक्षर, जैसे पहले बंधककर्ता और उसके बाद बंधकी दोनों के हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रारूप बनता है और ये प्रारूप बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि मान लो कल को कुछ भी होनी अनहोनी हो जाए तो क्या है कि आजकल समय ऐसा चल रहा है कि कोई व्यक्ति हाँ करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें क्या है अगर कोई ऐसा बंधक उन दोनों के बीच हुआ है तो वो उस लिखित के रूप में उसको दिखा सकते हैं और न्यायालय में भी अगर ऐसी बातें चली जाती है तो न्यायालय में ये जो बंधक है वो पेश करने के बाद उसमें स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ एग्रीमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से ये आज का अपना टॉपिक था, साधारण बंधक विलेख का प्रारूप। तो ये अपने एग्ज़ाम में कम से कम 20 नंबर में आता है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको और विस्तृत रूप से लिखना, अच्छे से एक बार समझ लो। अगर ये नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, सिंपल है वैसे। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको एक बार शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।